very good afternoon to all of you. So today is day number 2 of our chapter Sale of Goods Act 1930. So let's do a quick review. सबसे पहले हमने लास्ट क्लास में सेल की डेफिनेशन पढ़ी थी and I'm quite sure everybody knows this definition. Section number 4 क्या कहता है? Sale is a whereby a transfers or property in to the for a very good. क्या इसमें दो पार्टीज का होना जरूरी है? क्या इसमें कैश क्रेडिट दोनों कवर्ड है? क्या बिना पैसों के एक्सचेंज के सेल हो सकती है? नहीं हो सकती। पैसे तय होना जरूरी है, भले ही आज दो या फ्यूचर में दो। क्या उसी वक्त सामान उठा के लेके जाना जरूरी है? अगर सेल के कॉन्ट्रैक्ट में हमने एक बात पढ़ी थी कि दो लोगों के बीच में बातचीत तय हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट चाहे ओरल हो चाहे इन राइटिंग, बट बातचीत तय हो गई कि मैं गुड्स तुम्हें बेच रहा हूँ, ऐसी एकदम क्लियर, जिसको हमने नाम दिया कॉन्ट्रैक्ट। साथ ही साथ पहले व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को डिलीवरी देने का वादा कर दिया। हो सकता है डिलीवरी दे दी हो सकती हो अभी ना गई हो, गुड्स वहीं रखे हैं सेलर के दुकान पे। प्राइस जो है वो तय हो गई है, हो सकता है प्राइस दे दिया हो सकता है कहा हो अभी देता हूँ। इन तीनों सिचुएशंस में अगर ये क्यूमुलेटिव तीनों बातें हो गई कि कॉन्ट्रैक्ट हो गया, प्राइस तय हो गई, डिलीवरी कौन से गुड्स की है ये डिसाइड हो गई, तो क्या ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाएगी? तो कुछ लोग आपने ऐसे कहा कंफ्यूज्ड हो आप, तो हाँ जो आप पीछे देख रहे हो, तो ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाएगी। रियल लाइफ में हमको ये बात थोड़ी हजम करने में दिक्कत होती है कि अरे पैसे ही नहीं दिए तो भी ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाएगी, तो हाँ हो जाएगी। रियल लाइफ में हमको हजम होने में दिक्कत होती है, अरे सामान उठा के नहीं ले गए तो भी ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाएगी, हाँ हो जाएगी। रियल लाइफ में हमको हो सकता है हजम ना हो कि राइटिंग में कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, मौखिक रूप से बात हुई है तो भी ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाएगी, हाँ हो जाएगी। तो आपको अपने दिल में जो बात बसानी है वो ये है कि सेल की सबसे महत्वपूर्ण बात ही यही है कि सेल में ये तीनों आइटम तय होते से ही ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाएगी। अब आपको आगे और बदहज़मी तब होगी जब आप ये सुनोगे कि आदमी अगर पैसे ना दे, जैसे मैंने किसी को ये बॉटल बेची, हमारा अग्रीमेंट ओरली हो गया, बॉटल वो उठा के ले गया, बोला पैसे कल देता हूँ और अब वो भग गया कहीं, तो मैं उसके घर से जाके सामान भी वापस नहीं उठा सकती, क्योंकि जैसे ही तीनों एलिमेंट हुए मालिकाना अधिकार ट्रांसफ़र हो गया। तो अब अगर वो पैसे नहीं दे रहा है तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट कहता है कि देखो लॉफुली तो एक ही रास्ता बाकी है कि उस पर कोर्ट केस करके पैसे वसूल कर लो, सामान तो उठा के आप उसके घर से नहीं ला सकते। तो ये बात अपने को समझना ज़रूरी है। रियल लाइफ से थोड़ा यहाँ पे सोगा अलग है। रियल लाइफ में तो कोई दुकानदार से ये कह के जाए कि मैं आके पैसे देता हूँ तो वो तो दादागिरी में ही सामान उठा लेगा, बट सोगा में कंडीशन क्या है बहुत ध्यान से सुनिए, इसीलिए सोगा लास्ट में पढ़ा जाता है। ये आखिरी एक्ट होता है एक्चुअली, तो जब आप बाकी सबकी थोड़ी समझ आपके अंदर आ जाए तो आप इसको पचा पाएँ। सेल का कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि यदि दो लोगों में बातचीत हो गई, यदि गुड्स तय हो गए कि ये वाले गुड्स हैं, भले उठाए या नहीं अभी उससे मतलब ही नहीं इधर, और प्राइस तय हो गई, देना या ना देना डिसाइडेड ही नहीं है कब दोगे, मगर तय हो गई, तो ये तीनों चीज़ों के एग्जिस्ट होते से ही सेल का कॉन्ट्रैक्ट लॉ कंप्लीट मानता है। और जब वो कंप्लीट मानता है तो इसका मतलब है कि सेल मतलब ओनरशिप ट्रांसफ़र होना। जैसे ही मालिकाना अधिकार ट्रांसफ़र होता है तो मैंने किसी को गुड्स बेचे, हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, हमारी प्राइस तय हो गई, वो सामान उठा के ले गया, बोला पैसे अगले हफ्ते दूंगा, अगले हफ्ते भोपाल से रफू चक्कर हो गया, उसका घर मुझे पता है कहाँ है, मुझे गुड्स दिख रहे हैं कि वहाँ रखे हैं, पर मैं उठा नहीं सकती क्योंकि वो मेरे से है ही नहीं है, वो किसके हैं? बायर के। मेरे हक में क्या बचा है? बस ओनली फाइल अ केस टू रिकवर प्राइस। आप इसको भले ही थ्योरेटिकली हजम करो, रियल लाइफ में ये बातें थोड़ी हो सकता है आपको बदहज़मी हो कि अरे मैम किसी दुकानदार का कोई सामान नहीं लेगा तो उठा लाए वापस सामान। सेल ऑफ गुड्स एक्ट ये नहीं कहता। क्या ये बात स्पष्ट हो गई आपको? इसको आप अपने अंदर घुसा लो अच्छे से दम से।
क्या बोला मैंने? अगर कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, चाहे ओरल चाहे इन राइटिंग, अगर गुड्स तय हो गए कि ये वाले गुड्स हैं, चाहे उठाए हो चाहे ना उठाए हो, और प्राइस तय हो गई, चाहे दी हो चाहे नहीं दी हो, ये तीनों बातें कोएग्जिस्ट होते से ही सेल हो जाती है। और सेल होने का मतलब प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है। यहाँ प्रॉपर्टी का मतलब है ओनरशिप। जैसे ही कोई दूसरा व्यक्ति मालिक बन गया तो आप उसे छीन के थोड़ी गुड्स ला सकते हो। आप सिर्फ इतना कर सकते हो कि आप उससे बोलो कि भाई मैं तेरे पे केस कर दूंगा पैसों के लिए। वो कह रहा कर दो, तो आप केस कर दो और पैसे रिकवर कर लो, सामान आप नहीं उठा सकते। प्लीज रेज योर हैंड्स। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? ये फर्स्ट क्लास की यही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, पॉइंट है। और रियल लाइफ में होता ये कि हमारे मन में बार बार ये बात आएगी, अरे पैसे ही नहीं दिए, ऐसे कैसे हम सामान नहीं उठा सकते? तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट कहता है कि ये तीन चीज़ें कोएग्जिस्ट होते से ही ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है। ओनरशिप का ट्रांसफ़र होना ही सेल का मर्म है, यही एसेंस है। ऑलराइट, आज हम पढ़ने वाले हैं अब नेक्स्ट कि सेल का डिफरेंस क्या है बिटवीन अदर टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। तो हम पढ़ेंगे कुछ डिफरेंसेस बिटवीन सेल एंड अदर टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। इसमें मैं तुम्हें 5 तरह की चीज़ें पढ़ाऊंगी। एक, सेल और हायर परचेज क्या होता है। दूसरा, सेल और बेलमेंट का डिफरेंस क्या होता है। सेल और वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंस क्या होता है। नीलामी ऑक्शन सेल की खासियत क्या होती है। और सेल एंड एग्रीमेंट फॉर सेल, इनका अंतर क्या होता है। तो हम ये 5 डिफरेंसेस पढ़ेंगे। जैसे स्कूल में आप कॉलमनर फॉर्म में डिफरेंस बिटवीन लिखते थे, वैसे हम पढ़ेंगे, पर उसके पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे कि जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है। तो आप सिर्फ हेडिंग लिख लीजिए, डिफरेंसेस। हेडिंग लिख लीजिए, डिफरेंसेस। पहला डिफरेंस पढ़ाने जा रही हूँ, डिफरेंस बिटवीन सेल एंड हायर परचेज। हायर शब्द का मतलब किराए पे कुछ लेना। तो हायर परचेज की क्या खासियत है ये मैं आपको समझाने जा रही हूँ। सिंस होगा इज सो कॉन्सेप्चुअल, आप सुनते सुनते लिखे ना। आप हायर परचेज और सेल का डिफरेंस पढ़ रहे हैं, बस ये सुन के पेन नीचे रख दीजिए। सब ऐसे बिल्कुल सीधे बैठ जाइए, हाथ फोल्ड करके बैठिए ताकि आप आए दाएं बाएं आड़े तरजे कुछ ना हो, सीधे बैठे रहें। Everyone at home also, आप लोग अधिकतर चोर निगाह देखते हैं मेरी, और मैम नहीं देख रही हैं, लिख लो चुपचाप। क्या करना है इतनी जल्दी, पहले समझ लीजिए। ठीक है everyone? Yes? Okay, I'll give you an example कि हायर परचेज क्या होता है। 2 लोग हैं यहाँ पर, A और B। हमारे सभी एग्जाम्पल्स में होगा कि A इज़ द सेलर एंड B इज़ द फ्यूचर बायर, ये खरीदने वाला है। अब A और B के बीच में एक ट्रांजैक्शन हुआ। A ने B से कहा कि मैं ये फ्रिज तुम्हें 30,000 का दे सकता हूँ। तो B ने कहा मेरे पास 30,000 रुपये अभी नहीं है। A ने कहा कि थोड़े दिन बाद दे देना 30,000, अगले हफ्ते दे देना। बोले नहीं, अगले हफ्ते भी नहीं दे पाऊँगा, मुझे गुड्स तो अभी ज़रूरी में चाहिए। घर में कोई बीमार है, दवाइयाँ फ्रिज में रखनी होती हैं, इंजेक्शन्स वगैरह, तो मैं अभी तो फ्रिज अभी चाहिए, परंतु पैसे बिल्कुल नहीं हैं। तो ए ने कहा ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, 30,000 के मैं 3 EMI बना देता हूँ। EMI का मतलब होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। तो तुम 3 टुकड़ों में 3 महीने में 10-10 हज़ार दे दोगे। उसने कहा हाँ ये संभव है। तो उसने कहा ठीक है, तुम फ्रिज आज ही ले जाओ क्योंकि तुम्हें सामान तो अभी चाहिए। तुम 3 EMI मेरी पे कर देना, जनवरी, फरवरी और मार्च। जैसे ही तुम तीसरी वाली EMI पे करोगे तो तब तुम मान लेना कि गुड्स तुम्हारे हो गए। तो बताइए सेल में और इसमें ओनरशिप ट्रांसफर होने के पॉइंट ऑफ टाइम में क्या डिफरेंस है? किस में तुरंत हो जाती है और किस में फ्यूचर में हो रही है? और उसमें भी मज़ेदार बात यह है, ध्यान से सुनिएगा, इसको हायर वर्ड क्यों बोला गया है? क्योंकि हायर का मतलब ही है किराया, किराए पे कुछ देना। तो ध्यान से सुनिएगा, लिखना अभी आपको नहीं है, मैं आपको टाइम दूंगी लिखने का। तो फर्स्ट मंथ में, ध्यान से सुनिए, फर्स्ट मंथ में ए ने बी को गुड्स उसी वक्त दे दिए। बी ने फर्स्ट मंथ के एंड पे 10,000 रुपये दे दिए। दूसरे मंथ के एंड पे 10,000 फिर भेज दिए। तीसरे महीने वो पैसे नहीं दे पाया। बताइए ओनरशिप ट्रांसफ़र हुई थी कि नहीं? कब होने वाली थी? अब वो लास्ट इन EMI नहीं दे पाया, तो ये गुड्स मौजूदा हालत में किसके हैं? तो क्या वो अपने गुड्स उठा के ले जा सकता है? तो ये कितना बड़ा डिफरेंस है। सेल में आप गुड्स उठा के नहीं ले जा सकते भाई,
यहाँ क्योंकि वो तो गई ओनरशिप, यहाँ ओनरशिप बाद में ट्रांसफ़र होगी। दैट इज़ वाई आप जो है सेलर जो है वो गुड्स अपने वापस उठा के ले जा सकता है। इस तब तक जितने पैसे वो दे चुका इसको किराया मान लिया जाएगा। और क्या कोई किराया कभी वापस करता है? तो ये पैसा भी वापस नहीं मिलेगा और गुड्स भी वो लेकर चला जाएगा। Is that clear everyone? Also, जो बायर है उसने भी क्या हुआ, 1 महीने तो फ्रिज यूज़ करा, उसके बाद उसको लगा कि मैं आने वाले महीनों में 10-10 हज़ार और दे ही नहीं पाऊँगा और बात ख़राब होगी मेरी, मैं तो इसी महीने लौटा दूँ। तो क्या बायर भी जो तब तक किराएदार की भूमिका में है, क्या वो 1 महीने बाद गुड्स वापस कर सकता है? हाँ, क्योंकि सेल तो ही नहीं है। सेल जब हो जाती है तो बायर गुड्स वापस नहीं कर सकता है अनलेस वो डिफेक्ट प्रूव करे। डिफेक्टेड गुड्स की बात बिल्कुल अलग है। गुड्स अगर पूरे सही हों और फिर भी आप गुड्स वापस कर दो, ऐसा सेल में अलाउ नहीं होता है कि सेल हो गई फिर बोले यार पसंद नहीं आई चीज़, ऐसा नहीं होता है भाई। सेल होने के बाद गुड्स वापस नहीं होते। डिफेक्ट की बात अभी हम कर ही नहीं रहे हैं, उसको छोड़ दो। मगर एग्रीमेंट फॉर सेल में, सॉरी हायर परचेज में क्या हम गुड्स वापस कर सकते हैं? बायर कर सकता है क्या? हाँ, क्योंकि वो एक्चुअली तो अभी मालिक बना ही नहीं है, अभी तो वो मात्र किराएदार है। हाँ या ना? ऑल्सो ये बताइएगा जितने दिन गुड्स बी के पास हैं उसको गुड्स संभाल के रखने पड़ेंगे कि नहीं? और अगर उसने पैसे नहीं दिए तो ये गुड्स वापस करने पड़ेंगे कि नहीं? तो एक तरह से वो बेली की तरह हो गया कि नहीं? बेली कौन होता है? जिसके पास दूसरे के गुड्स रखे होते हैं। वही सिचुएशन उसकी हो रही है कि नहीं? हाँ या ना? तो बताओ उसको गुड्स वापस जब वो कर रहा है तब तक के लिए गुड्स संभाल के रखने चाहिए कि नहीं? हाँ, तो वो बेली की तरह है। क्या वो कैंसिल कर सकता है एग्रीमेंट? हाँ, क्योंकि सेल अभी हुई नहीं है। क्या वो सेल कर सकता है आगे? क्यों नहीं कर सकता? मालिक ही नहीं है। आप जिस चीज़ के मालिक नहीं हो वो चीज़ आपका हक थोड़ी है किसी को भी बेच दो। तो ऐसे ही क्या वो ट्रांसफ़र कर सकता है टाइटल? व्हाट्स द मीनिंग ऑफ द शब्द टाइटल? मालिकाना अधिकार। तो जब आप मालिक हो ही नहीं खुद ही, तो आप दूसरे को कैसे मालिक बना लोगे? तो इसलिए ये इसके माइन्यूट पॉइंट्स हैं। अब आपसे मेरे को एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना है। आप बेलमेंट ऑफ प्लेज पढ़ चुके हैं, बोलिए हाँ या ना? दूसरा वाला मंथ चल रहा था, अभी उसने सिर्फ 1 महीने का EMI भरा था और दूसरे मंथ की शुरुआत में ही बी की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो और बिगड़ गई। तो उसने महान आत्मा ने क्या करा, अपना ये फ्रिज तो था ही, जाके दे दिया सी को और गिरवी रख दिया। क्या वो ऐसा करने का हकदार है? क्यों नहीं है? जब आप मालिक होते हो तभी आप ये सब काम कर सकते हो, गुड्स के साथ अप्लाई कर सकते हो ये राइट्स, बट आप तो मालिक ही नहीं हो। तो उसने जाके उधर प्लेज कर दिया। अब जब प्लेज कर दिया तो इसके कितने लेनदार खड़े हो गए? 2। अभी सेलर को भी पैसे नहीं दिए और वो गिरवी रख दी अलग। अब क्या हुआ कि जब दूसरे महीने में 20-25 दिन हो गए थे, मंथ ख़त्म होने वाला था, EMI की डेट आई, तो वो सेलर ने चिट्ठी भेजी, पैसे भेज दो भैया। बोल रहा पैसे तो नहीं है। तो बोला ठीक है सामान वापस कर दो, मैं आदमी भेज रहा हूँ अपने लड़के ऑफिस से, आई मीन शॉप से उठाने के लिए सामान। तो जब उसने अपने वर्कर्स को उसके यहाँ से फ्रिज उठाने को भेजा तो वहाँ तो फ्रिज था ही नहीं। फ्रिज कहाँ गया? तो क्या उसके वर्कर सी के पास जाके बोल सकते हैं तुम थे सी, लास्ट बेंच खड़े जाओ, मैं हूँ ए जिसने गुड्स दिए थे, मैंने अपने, तुम खड़े जाओ दोनों, ये दोनों स्टाफ को तुम्हारे पास भेजा। क्यों भेजा है वहाँ? तुमने जाके उससे क्या बोला? बोलो यहीं से बोलो भैया फ्रिज दे दो, बोलो। अरे अच्छे से बताओ भैया बताओ हुआ क्या, पूरी स्टोरी, हम कहाँ से आए, आपके पास फ्रिज कहाँ से आया, पूरी बात करो, पूरी बात समझाओ। अरे वो कहाँ से आ गया, पहले बीच में वो कहाँ गया, ये खरीदा, तुम खड़े जाओ। ये भाई मैं हूँ ए, ये है बी, हाँ बताओ पूरी स्टोरी समझाओ। अरे शर्मा क्या रहे हो, समझाओ ना। वो प्लेज जिसके पास मैं ए हूँ, ये बी है, तुम मेरे स्टाफ हो, ये बी ने मुझे तो अपने वो पैसे दिए नहीं हैं और गुड्स दे दिए जाके सी को, मनी लेंडर को।
तो तुम जाओ ना, सी से बात करो, अपनी समझो। अगर बात नहीं करोगे तो काम कैसे होगा जिंदगी में? अरे ले ही नहीं सकते क्या? तुम कैसे आदमी हो यार? किस तरह का स्टाफ है मेरा? हे भगवान, घोर अन्याय, हे प्रभु। अरे यही तो पढ़ रहे हैं यार, अधिकारों की ही तो बात हो रही है। कोई यहाँ पे मेरी वकालत करने को तैयार है? कोई बोलेगा? हाँ बोलो भाई, तुम बीच में से खड़े होके बताओ क्या है। तुमको हटो, नौकरी से निकाल दिया, तुम हटो अलग, तुम हायर एंड फायर। हाँ तुम बताओ, तुम मेरे वर्कर हो, मैंने तुम्हें कहाँ भेजा? क्यों भेजा? अपन एक ही टीम है। हाँ, सेकंड मंथ की EMI नहीं दी इन्होंने, तो तुम इनसे पूछो भैया फ्रिज वापस लेने आए हैं। अरे पता तो पूछ लो कहाँ है, पता तो पूछ लो सी कहाँ है। क्या बोलता है? चलो ऑनलाइनर सोचेंगे पता नहीं क्या हो रहा है। तो तुमको इन्होंने पता बता दिया, अब आप सी के पास पहुंची और पूरा केस एक्सप्लेन कीजिए अच्छे से, शांत रह के सुने। सर हमारा नया वर्कर है ये। तुम अपनी बात बोलो, तुम्हारा क्या दलील है? तो भैया आप जानो। अब मैं आ गई फोन पे, इन्होंने मुझे फोन करके बताओ क्या हुआ? क्या हुआ बेटू? सी वापस नहीं। क्या हुआ? हेलो क्या हुआ? तुमने उसको पूरी बात बताई? तुमने पूरी बात बताई उसको? सी बीच में से कहा आ गया, हमने तो बी को भेजा था। अच्छा तो तुम सी के पास जाओ, उनको बोलो सर हम इंडियन कॉन्ट्रैक्टेड रचना मैडम से पढ़ के आए और हम 172 सेक्शन जानत हैं। तो सुन ले, हम 172 सेक्शन जानत हैं, ये गुड्स हमारे हो बात है, आपके नहीं हो बात है। क्या हुआ? अब तो मुझे फोन लगा गया। सुनो भाई, बात करती हूँ, मेरी बात कराओ। अरे सुनिए तो सर, हेलो सर, सुनिए मेरी बात। हेलो जी, हमारा जो काम है, हमारा फ्रिज का शो, अरे बाकी लोग शोर का बताओ सर, हमारा फ्रिज का शोरूम है। वो ऐसी बात है जी कि हमने ए को बी को ना गुड्स बेचे नहीं थे सर, हायर परचेज पे दिए थे सर, और वो 3 महीने की EMI थी सर, 10-10 हज़ार की। सर उसने अभी 10,000 दिए थे सर, 2 महीने के दिए नहीं थे, तो हम तो अपने गुड्स वापस लेने आए थे। आप कहाँ से पिक्चर में आ गए? सर आप भी अच्छे आदमी है यार, आपको कम से कम गुड्स गिरवी रखने के पहले ये तो देखना चाहिए अगला मालिक है कि नहीं सर। जब वो खुद ही मालिक नहीं है तो आपको मालिकाना अधिकार कहीं से देगा सर? अब मैं 4 आदमी और भेज रही हूँ सर, शराफत से फ्रिज वापस कर दी। ठीक है सर, जवाब दीजिए सर, आपके पास कोई जवाब हो तो। हेलो जी सर, अरे और कुछ कहना है क्या आपको? हाँ आप सर बी को ढूंढ लीजिए, वो आपकी और उसकी समस्या है सर, हमारे गुड्स को वापस कर दीजिए, क्योंकि मालिक हमें, बिल हमारे पास है ओरिजिनल, और हम अगर कंप्लेंट करेंगे आपकी तो पुलिस आपसे भी पूछेगी ओरिजिनल बिल के बिना आपने गिरवी रख कैसे लिया सामान। जी थोड़ा धंधे में आए तो अकल से आए सर, धन्यवाद। CA करिए तो धंधा भी अच्छा चलेगा। आपको समझ में आ गई स्टोरी? अब बी तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है क्या किया तुमने? तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है क्या किया तुमने? क्या किया? पहले तो अपने बाल काट के बनाओ यार, बाल कटवाओ आपने, इसलिए दिमाग में घुस नहीं रहा कुछ। हाँ क्या हुआ? क्या गलती की तुमने? तो वो तुम्हारा था के सामान, तो आगे से जो अपना नहीं है ना, पराया धन, उसमें निगाह नहीं डालते।
सो हायर परचेज जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं, इसका अलग एक्ट है, हायर परचेज एक्ट, और ये इसमें राइटिंग में होना कंपलसरी है कॉन्ट्रैक्ट। सेल में तो हम ओरल रिटन कुछ भी कर सकते हैं। तो अब आप मुझे डिफरेंसेस ऑलमोस्ट आपको समझ में आ चुके हैं। एक बार मैं पुनः रिपीट कर रही हूँ शॉर्ट में बात। हमने पढ़ा कि हायर परचेज एक स्पेशल टाइप का अरेंजमेंट है जिसमें जो बायर है उसके पास अभी फ़िलहाल पैसे नहीं हैं, तो वो इंस्टॉलमेंट में पैसे लेने के लिए एग्री हुआ है। अगर कुछ ईएमआई कम दी बायर ने तो उसको किराएदार मान के उससे गुड्स वापस लिए जा सकते हैं। जितने पैसे वो दे चुका है वो डूब गए समझ लो उसके एंगल से, तो इसमें दोनों ही पक्षकार वापस हट सकते हैं क्योंकि अभी ओनरशिप ट्रांसफ़र हुई ही नहीं है। ओनरशिप भविष्य में ट्रांसफ़र होगी जब सारी ईएमआईज़ का पेमेंट हो जाएगा। तो सेल में इमीडिएट ओनरशिप ट्रांसफ़र होती है और हायर परचेज में लेटर डेट पे होती है। आप इसे क्रेडिट सेल इसलिए नहीं बोल सकते हैं क्योंकि क्रेडिट सेल की खासियत ये है कि भले ही आदमी ने पैसे नहीं दिए होते हैं, ओनरशिप पहले ही दिन ट्रांसफर हो जाती है। कुछ लोग क्रेडिट सेल से इसको कंफ्यूज कर सकते हैं, मत कंफ्यूज होइए। मैंने आपको अभी बताया था कि अगर कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, प्राइस तय हो गई है और गुड्स डिसाइडेड है कि आदमी उठा के ले जाए नहीं ले जाए, सेल हो जाती है और सेल में ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज एंड सेल ब्रॉडली। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? हाथ ऊंचे उठाइए, हाथ जरा इतना ऊंचे उठाइए यार, सीधे सीधे। धन्यवाद। अब आप ये जो स्लाइड है आपको प्राप्त होगी तो आप ये ड्राइंग बनाएंगे। इज दैट क्लियर एवरीवन? हाँ या ना? इसके बाद ये डिफरेंस की जो स्लाइड है मैं आपके सामने स्वयं पढ़ रही हूँ, आप सुनते जाइए और इसको आप पुनः बाद में लिखेंगे। एक जगह आप ड्राइंग बनाएंगे, एक जगह आप डिफरेंस बिटवीन लिखेंगे। तो मैं आपके सामने इसको रीड कर रही हूँ और आपको डाउट पूछना है, सिर्फ सुनना है। अभी लॉ की लैंग्वेज समझ पाएं इसलिए मॉड्यूल का डायरेक्ट क्लिप है ये। बताइएगा आप, टाइम ऑफ पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी किस में इमीडिएट होती है, किस में फ्यूचर डेट पे होती है? वेरी गुड। पोजीशन ऑफ द पार्टी, यहाँ पर बायर और सेलर में आदमी ओनर बन जाता है, बट यहाँ वो क्या ट्रीट होता है क्योंकि उसको गुड्स संभाल के रखने, अभी उसके गुड्स नहीं हैं। टर्मिनेशन मतलब गुड्स मतलब कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना। क्या ये सेल में पॉसिबल है कि बायर सामान ले जाए फिर बोले अब मेरे को नहीं खरीदना? बट क्या हायर परचेज में दोनों पक्षकार वापस कर सकते हैं? यस, दोनों कर सकते हैं। अब रिस्क, अब ये आई देखते हैं आपकी कितनी समझ है। इंसॉल्वेंसी वर्ड का मतलब है दिवालिया हो जाना। बताइए सेल में, देखती हूँ आप कितना बता पाते हैं। खुशी होगी मुझे अगर आपने समझा है और आप मेरा सही जवाब देते हैं। बीच मत उचकिएगा। लेट मी आस्क द क्वेश्चन। सेल में ए ने बी को गुड्स दिए, वो बी गुड्स उठा के ले गया, कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया, बट उसने पैसे नहीं दिए थे और ऐसी सिचुएशन में वो इंसॉल्वेंट हो गया। क्या सेलर जाके बी के ऑफिशियल असाइनी से कह सकता है सर ये गुड्स तो मेरे हैं, इन्होंने पैसे नहीं दिए थे? क्या वो गुड्स वापस उठा सकता है? क्यों नहीं उठा सकता? क्योंकि सेल हो चुकी थी और वो सिर्फ ये कह सकता है कि सर मेरे पैसे तो दिलवा दो, क्योंकि गुड्स तो वो उठा नहीं सकता। तो रिस्क किसका है? मगर हायर परचेज में बताइएगा क्या कोई रिस्क होता है ओनर का? नो, क्योंकि अगर आदमी ने पूरे ईएमआई नहीं दी तो हम तो 10 ईएमआई से आखिरी भी बची हो तो भी उठा के ला सकते हैं वापस गुड्स। हाँ या ना? उसके बाद ट्रांसफर ऑफ टाइटल किस में इमीडिएट हो जाता है, किस में फ्यूचर डेट? और रीसेल। प्लीज बताइएगा क्या सेल में, अब मैं अगेन आपकी अंडरस्टैंडिंग टेस्ट करती हूँ, ए ने बी को क्रेडिट पर गुड्स दिए हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, पैसे अभी आए नहीं हैं और गुड्स वो उठा के ले गया है, गुड्स उठा के ले गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, पैसे नहीं दिए, क्या ये मालिक बन गया? तो चूंकि ये मालिक बन गया, ए को पैसे देने के पहले क्या वो सी को बेच सकता है? क्या वो उधार किसी को आगे दे सकता है? क्या वो गिरवी रख सकता है? क्या वो गिफ्ट कर सकता है? वो सब कर सकता है क्योंकि वो क्या बन गया? वेरी गुड। तो आप इसकी जब लैंग्वेज लिखें तो पूरा पूरा बच्चों ऐसा कॉपी मत कर लीजिएगा, उसको थोड़ा शॉर्ट करके खुद लिखिएगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर एवरीवन? और ये एग्जैक्ट मॉड्यूल का पिक्चर है।
हम डायरेक्टली वहीं से पढ़ रहे हैं, इसलिए आप इसकी चिंता ना कीजिएगा। बताइए कौन सा पॉइंट पढ़ा हमने? अब हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं। अब आपने हायर परचेज पढ़ा है, अभी आप इसके लिए आपने 2 पन्ने छोड़ दिए हैं ऑलमोस्ट। एक पे ड्राइंग बनाएंगे, एक पे डिफरेंसेस लिखेंगे। क्लियर एवरीवन? हेलो, क्लियर? एग्जाम में आप अगर ये बेसिस ऑफ डिफरेंस अपनी भाषा में लिखते हैं कोई इशू नहीं है, पॉइंट्स पूरे कवर होना चाहिए। और 7 मार्क का डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज एंड सेल। ठीक है? अगर आपने बेटा इंग्लिश परफेक्ट नहीं भी लिखी और आपके पॉइंट्स पूरे हैं, तो अगर 7 मार्क का क्वेश्चन है तो आप मान के चलिए 4.5-5 आपको मिलेंगे। और किसी ने अच्छी इंग्लिश लिखी है तो उसको 6 मिल जाएंगे, या 5.25 भी मिल सकते हैं, 5.75। फुल तो किसी को नहीं मिलने हैं, क्या रोना है? ज़बरदस्ती का रोना है। 20 क्वेश्चन आएंगे ऑन एन एवरेज, सारे पार्ट्स अगर हम जोड़ लें तो 20 क्वेश्चन में से 1 नंबर तो सबका कटना है। चाहे पूरा पेपर अच्छा लिखा हो तो भी कट कॉपी पेस्ट कर दिया हो मॉड्यूल का, एक रट के लाइन लिख दी तो भी 1 नंबर कम मिलना है। तो 20 नंबर नीचे से ही शुरू होनी है, नंबर 80 से ही शुरू होंगे, बट पूरा 100% कोई पेपर करके आएगा, पूरा सही लिखेगा, सेक्शन नंबर कोड करेगा, धीरे धीरे उसकी भाषा नीट एंड टाइडी होती जाएगी, तो वो 80 तक भी टच कर सकता है। आपके सीनियर्स ने भी करा है। बट अदरवाइज कोई पेपर ही छोड़ के आ गया तो बहुत टेंशन है। 70 नंबर का करोगे 35 नंबर मिलेंगे, क्योंकि जिसने 70 का करा है इसका मतलब पेपर चेकर इंडेक्स में ही देख लेता है कि ये बच्चे ने टिक नहीं लगाए, मतलब मिसमैनेज चाइल्ड है, या तो रट के आया है कि उसको क्वेश्चन नहीं बन रहे। तो जितना करा है ना उसमें भी वो खराब चेकिंग करेंगे। तो 100% पेपर करना नियम है, अकाउंट्स का नियम नहीं है ये। आप अकाउंट्स 80 मार्क्स का करिए, कट टू कट शानदार करिए तो आपको 78 मिल जाएंगे साहब। परंतु आपने लॉ में अगर 100% पेपर टच नहीं किया, इट स्पीक्स वॉल्यूम्स कि आप मिसमैनेज्ड हैं या घोट के आए हैं, लिखना नहीं आ रहा है, सेंटेंस बनाना नहीं आ रहा, तो पेपर चेकर इरिटेट होकर नंबर भी कम देता है। उसे तो पहले ही इंडेक्स पे दिख रहा है ना कि आप कितने करके आए। इंडेक्स मार्क करना इज कंपलसरी, तो इसलिए लॉ में पूरा पेपर करना है। आपको पहले ही दिख गया 1 घंटे बाद कि मेरा इतना बचा है, तो आप सारे आंसर छोटे करके लिखिए, सब छोटे कर करके लिखिए। आप देखिएगा जो मैं आपको नोट्स बना रही हूँ, ये कला आपको उस दिन इतनी काम आएगी, क्योंकि हम इतने बड़े पेज को मेन पॉइंट लिख रहे हैं बस। तो आपको ये समझ में आएगा कि इतना लिख के आ जाओ, कम से कम कुछ तो नंबर देगा। 5 नंबर के क्वेश्चन में वो 1.5 या 2 नंबर दे देगा अगर आपने आधा सूधा लिखा है पर आंसर सही लिखा है। इतने में तो गाड़ी निकल जाएगी। तो लॉ इज ओनली कोर स्ट्रेटेजी, इट इज़ नॉट गधा अम्माली। एंड डरने वालों के तो नंबर आने ही नहीं वाले हैं, दबंग लोगों के नंबर आएंगे। तो आप डरना बिल्कुल बंद करिए। 2 पन्ने छोड़िए, अगला लिखेंगे सेल ऑफ बेलमेंट। पूरी क्लास बेलमेंट पढ़ चुकी है मेरे साथ और सबको पता होना चाहिए, ओरली बता दीजिए बेलमेंट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कौन से सेक्शन में कवर्ड है? सेल ऑफ गुड्स एक्ट के कौन से सेक्शन में सेल कवर्ड है? 4। तो दोनों का लॉ अलग है, हाँ या ना? डिफरेंस एक तो यही हो गया। लिखना नहीं है, सिर्फ हेडिंग लिख के छोड़ दो, ओनली हेडिंग लिख के छोड़ दो, आप नोट्स बाद में बनाएंगे। तो सेल हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट में पढ़ रहे हैं, बेलमेंट मैं स्लाइड्स भेजूंगी आपको, चिंता मत कीजिए। सेल सेल ऑफ गुड्स एक्ट में पढ़ रहे हैं, बेलमेंट हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 148 में पढ़ते हैं। दोनों में से किसमें मालिकाना अधिकार ट्रांसफर होता है, किसमें नहीं होता है? किसमें गुड्स वापस करने ही पड़ते हैं, किसमें सेल होने के बाद गुड्स, किसमें सेल मतलब कॉन्ट्रैक्ट के बाद गुड्स वापस नहीं कर सकते। इतना सही पॉइंट है, कुछ है ही नहीं। और इतने से डिफरेंसेस हैं और पूरी क्लास को ये क्लियर है। एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। 3 ही डिफरेंसेस हैं। बताइएगा प्रॉपर्टी किस में ट्रांसफ़र हो जाती है, किस में नहीं होती है, किस में गुड्स वापस करने की कोई गुंजाइश नहीं है और किस में वापस करने ही पड़ेंगे। अब हाँ, कंसिडरेशन, क्या सेल बिना पैसों के कभी भी हो सकती है? मगर आप सबको पता है कि बेलमेंट 2 तरह का होता है। एक तो ये 3 डिफरेंसेस हैं। क्या आप ये लिख लेंगे? तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। जब आपकी लॉ में मैच्योरिटी बढ़ेगी ना, तो आपको बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें समझ में आएंगी। तो अभी आपने बेलमेंट पढ़ लिया, इसलिए आपको ये पेज मुझे लगता है समझ में आ जाना चाहिए, हाँ या ना? हाँ या ना? तो आपने अभी 2 डिफरेंसेस पढ़े हैं। पहला कौन सा? सेल और हायर परचेज पूर्णतः क्लियर है आपको। दूसरा क्या पढ़ा? ये भी
आपको क्लियर है? ऑनलाइनर्स जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, तो अब आप इसके लिए तो आधा ही पन्ना छोड़िए, क्योंकि आपको इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये डिफरेंस लिख लीजिएगा। आपको बेलमेंट आता है ना सबको, हाँ या ना? बट आप अपना आंसर सुंदर बनाने के लिए यहाँ पर ये लिख, मैं आपको स्लाइड्स भेजूंगी, यहाँ आप सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का वास्ता दे दीजिएगा, यहाँ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 लिख दीजिएगा, यहाँ पर आप एडिशनली सेक्शन नंबर 4 लिख सकते हैं, और यहाँ पर सेक्शन नंबर 148, और ये 1, 2 और 3 मार्क्स के लेवल का ही क्वेश्चन आएगा। आपके मन में कोई और डिफरेंस आए तो आप वो भी लिख सकते हैं। अगला डिफरेंस, सेल एंड वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। अब चाहे तो आप इसको अभी अपना वो टाइटल मत लिखिए, आपकी स्पेस अरेंजमेंट में बिगड़ ना जाए, आप सुन लीजिए बस काम की बात। डिफरेंस बिटवीन सेल एंड वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, डिफरेंस बिटवीन सेल एंड वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, सब सीधे बैठ जाओ। ये अपने हॉल के कॉर्नर में एक पतली सी जगह है जहाँ पर कांच के ऐसे स्लाइड्स लगे हैं, खिड़की टाइप की बनी है एल्युमिनियम की, और उसके अंदर स्लाइडर्स लगे हैं कांच के, हाँ या ना? क्या ये रेडीमेड एकदम इतनी ही हाइट, इतनी ही विड्थ की मेरे को रेडीमेड कहीं से मिलना संभव थी क्या? तो मैंने जाके जो भी व्यक्ति इस तरह का काम करता है उसको बुलाया होगा कि यहाँ आके नाप लीजिए कि कितनी बड़ी खिड़की चाहिए, कितने लोहे की चाहिए, एल्युमिनियम की चाहिए, क्या चाहिए, तो बताओ। हमने और उसने अपनी एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट पूरी डिस्कस करी होगी कि नहीं? तो ये रेडीमेड बना बनाया सामान है या इसमें सर्विस का भाव ज़्यादा है? सामान तो वो बेच रहा है, क्योंकि उसने जो मुझसे पैसे लिए होंगे उसमें एल्युमिनियम या लोहा और जो भी उसकी फिटिंग है वो लिया होगा, कांच की भी वैल्यू जोड़ी होगी। अगर उसने उस चीज़ के 500 रुपये लिए होंगे तो हो सकता है उसका 300 का तो सामान ही हो, बट मेरे को तो उसने 500 रुपये लिए, तो बताओ इसमें सर्विस इंपॉर्टेंट थी या नहीं? क्योंकि उसने आके फिट भी करके दी होगी, बोलो हाँ या ना? तो जिस कॉन्ट्रैक्ट में सामान तो थोड़ा बहुत रॉ मटेरियल हो सकता है, बट मूलतः व्यक्ति आपके कहे अनुसार आपको सर्विस दे रहा है, उसको कहते हैं वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का इंडिया में अलग लॉ है। ये पिछले 20 सालों में एग्जाम में कभी आया नहीं है, परंतु आपकी नॉलेज में, जानकारी में होना चाहिए कि जब भी कोई एक व्यक्ति ऑर्डर देकर चीज़ों को अपने अनुसार क्राफ्ट करवाता है, बनवाता है, तो उसको वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में कवर किया जाता है। तो जितने भी अपने घर में चैनल लगते हैं, एल्युमिनियम पार्टीशन लगते हैं, या अपने घर में कोई ऐसी चीज़ लगाते हैं जिसमें सामने वाला आके पूरा मेजरमेंट वगैरह लेके और फिर अपने को देता है, अपनी एक तरह से वो सर्विस दे रहा है अपनी, तो दिट इज कॉल्ड वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट इज इट कॉल्ड? तो पिछले 20 वर्ष में इसका एग्जाम में क्वेश्चन कभी नहीं आया है। बस इसमें इतनी जानकारी बहुत आपके लिए है कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में सर्विस इन्वॉल्व होती है, जिसमें सामने वाला सेलर जो होता है वो अपनी सेवाएं ज़्यादा दे रहा है, भले ही उसमें कुछ गुड्स इन्वॉल्व हैं। तो आपको सिर्फ इसमें एक वर्ड अपने दिमाग में फिट करना है कि फैब्रिकेशन वाला वर्क, या फिर अपने हिसाब से कोई भी चीज़ बिल्कुल अपने कस्टमाइज करवाने वाली सब चीज़ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में आती हैं। जैसे आपने देखा होगा कई लोग गाड़ी तो खरीदते हैं, कार, बट पीछे से वो उसके अपने अनुसार उसको कस्टमाइज कराते हैं, हाँ या ना? कुछ लोग सीट एडिशनल लगवाते हैं, कुछ लोग बच्चों के लिए अलग टाइप की सीट लगाते हैं, कुछ लोग कैरियर फिट करवाते हैं, फिर किसी को एसी नहीं चाहिए, तो मतलब टूरिस्ट कार्स जो लोग बनाते हैं तो वो पूरा अपना वॉशरूम वगैरह तक भी उसी में पूरा मेक करवाते हैं, हाँ या ना? तो इसको हम फैब्रिकेशन और इन सब के काम को कार का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं कहेंगे। जिसमें सर्विस शामिल हो गई वो क्या कहलाएगा? वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। तो आपको सिर्फ एक शब्द याद रखना है 1 लाइनर क्वेश्चन के लिए। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में सेलर जो है बायर के अनुसार कस्टमाइज करके अपनी सर्विस देता है। ऑलराइट, तो इसका डिफरेंस बिटवीन नहीं लिखना है, इसमें सिर्फ आपको ये जो मैं पेज दूंगी बस ये डायग्राम आप बना लीजिएगा, उसको देख के आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किसी के पास जाऊँ, आर्टिस्ट के पास, उसको बोलूँ बहुत ही शानदार मौसम हो रहा है भोपाल का अपर लेक की, मेरे को तुम एक पेंटिंग बना के दे दो। मुझको पेंटिंग जो चाहिए वो वाटर कलर में नहीं चाहिए, ऑयल पेस्टल्स में चाहिए, वाटर प्रूफ, उस पर वार्निश लगा देना ऊपर, और मुझे गोल्डन कलर की फ्रेम बना के देना।
तो बताओ उसने पूरी, मैंने क्या रेडीमेड जाके खरीदी है या मेरे अनुसार बनाई है? तो वो सेल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ या वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट? तो बस आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, बस इतना सही करना है आपको, ठीक है? ठीक है, ठीक है। अब आप मेरे सामने, अभी मैं आपको ये वाला पेज खोल रही हूँ। मैंने लास्ट में बस ये लिखा है, हायर परचेज एक्ट 1972 राइटिंग कंपलसरी है। फिर मैंने यहाँ लिखा है, इसको बेली मानते हैं बी को, ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल बीच में कर सकता है दोनों, ये बेच नहीं सकता, ये टाइटल ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, ये उधार पे नहीं दे सकता। इतना लिख लिया आपने? करिए राइटिंग स्पीड तेज़ करिए अपनी। मैंने मॉड्यूल में से ही डिफरेंस दिया है, अगर आपके व्हाट्सएप तक अगर फाइल अगर नहीं पहुंची है टीम से, तो आप हायर परचेज का डिफरेंस डायरेक्ट मॉड्यूल से भी लिख सकते हैं। बेटा टर्मिनेशन शब्द का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का पावर। सेल में अगर तुमने मुझसे कोई मोबाइल ख़रीदा तो तुम खरीदने के बाद, ओनरशिप ट्रांसफ़र होने के बाद टर्मिनेट नहीं कर सकते, यार अब मेरा मन नहीं कर रहा मैम खरीदने का। वो बात अलग है कि तुम और मैं दोनों राज़ी हैं कि ये वाला मॉडल नहीं दूसरा दे दो, वो म्यूचुअल कंसेंट से एक सेक्शन 62 पढ़ते हैं डिस्चार्ज, वो बात अलग है। बट ये तुम मेरे पे थोप नहीं सकते कि यार मेरा मन नहीं कर रहा, मुझे पसंद नहीं आ रहा है, ये नहीं कर सकते आप सेल में। बट हायर परचेज में दोनों पार्टी फ्री हैं। सेलर तब उठा सकता है सामान जब आप पूरे पैसे नहीं दे रहे, बायर तब वापस कर सकता है जब उसको नीड नहीं है सामान की। जितने पैसे पहले दे चुका होगा वो तो किराया मान के ख़त्म हो जाएगा। तो बस दोनों को पावर है टर्मिनेट करने का, इतना ही है। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें।